तो इसके लिए आप एक नोट का पॉइंट लिख लो। क्वेश्चन तो ये था, ये फाइंड करना था, फील्ड एट द सेंटर निकालने हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑब्टेन करने हैं। तो देखा जाए भाई, तो सबसे पहले तो नोट का पॉइंट तुम्हें लिखने पड़ेंगे। इससे रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा समझा जाए, तब इस क्वेश्चन पे ज़्यादा अच्छे से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सारे लोग आगे होंगे। अब देखो, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, कोई एक लीनियर चार्ज, ध्यान से देखो बोर्ड पे, कोई एक लीनियर चार्ज है, देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये लास्ट यहाँ तक आया। ये फाइनाइट साइज़ का है, फाइनाइट साइज़ है इसका, फाइनाइट लेंथ, और ये इस तरह से लेंथ है। मैं थोड़ा डायग्राम क्लियर कट पहले से बना दिया हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, टाइम भी सेव हो। तो देख रहे हो ये एक फाइनाइट वायर है। फाइनाइट वायर मतलब इधर भी एंड हो गया, इधर भी कहीं एंड हो गया। कहाँ पे एंड हुआ, तो उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं भाई, कहाँ पे एंड हुआ है, कैसे एंड हुआ है, तो इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। देखो कैसे, देखो हमने लिया एलिमेंट, ये चार्ज वायर है, इस पे हमने एक फाई एंगल पे एलिमेंट लिया, फाई एंगल पे ये बना रेफरेंस लाइन। ये वाला जो है रेफरेंस लाइन है। जिस पॉइंट पे हमें निकालना उस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला, किस पे, लीनियर वायर पे परपेंडिकुलर डाला। ध्यान से देखना भाई, लीनियर वायर पे हमने परपेंडिकुलर डाला, जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस वायर पे, जिस चार्ज वायर के चलते यहाँ फील्ड निकालने हैं। तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, इस चार्ज वायर जो कि फाइनाइट लेंथ का है, इससे हमने फाई एंगल पे एक एलिमेंट लिया, और ये छोटा सा एलिमेंट कितना, तो आपस में ये जो एंगल बनाया है फाई एंगल पे लिया और डी फाई एंगल आगे बढ़ा है, ये मिल गया हमें एलिमेंट जो कि डी क्यू चार्ज का होगा। ये डी क्यू चार्ज का एलिमेंट जो कि यहाँ से फाई एंगल पे है, तो ये भी यहाँ से फाई या थीटा, थीटा भी हम लोग ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हो, जो भी लो, थीटा लो चाहे फाई लो, तो ये भी थीटा एंगल पे है। इस तरह से इस रेफरेंस लाइन से, क्योंकि एलिमेंट था थीटा एंगल पे, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा DE, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे, क्योंकि रेफरेंस लाइन ये है, एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट है, इसलिए ये बनेगा इसका DE। ये DE है, इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे बनेगा, क्योंकि ये भी थीटा एंगल पे है। आवाज़ आ रही है युवराज? तो इसमें देखा जाए, ये हमने थीटा एंगल पे लिया ये एलिमेंट, और ये DE, तो इस DE का दो कंपोनेंट है भाई। एक DE पैरेलल में है, DE का कंपोनेंट पैरेलल टू द वायर है, DE साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है, तो इधर DE कॉस थीटा हुआ, इधर DE साइन थीटा हुआ। इधर DE कॉस थीटा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है चार्ज वायर के परपेंडिकुलर, चार्ज वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो ये जो चार्ज वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर वाला DE cos थीटा है, तो जितना DE cos थीटा, देखो ध्यान से, यहाँ का एलिमेंट भी आएगा, 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 धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट्स आएंगे, और सबके जो DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा, ये एडअप होते जाने हैं। सारे DE cos थीटा को जब ऐड कर देंगे तो हमें चार्ज वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मिल जाएगा जब सबके DE cos थीटा ऐड कर देंगे। तो इन जनरल एवरी DQ एलिमेंट विल प्रोड्यूस DE which will have some component in the perpendicular direction and some component in the parallel direction to the charged wire। तो चार्ज वायर के पैरेलल भी कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला भी है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट थीटा एंगल पे अगर ये है तो इससे थीटा एंगल पे लिया गया DE cos थीटा,
सब डी कॉस थीटा को ऐड कर दो तो तुम्हें परपेंडिकुलर वाला मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, डी कॉस थीटा को ऐड करेंगे, परपेंडिकुलर वाला मिल जाएगा। सारे डी साइन थीटा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके डी साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाले जो होंगे एलिमेंट्स, इसके डी साइन थीटा कंपोनेंट डाउनवर्ड में मिलेंगे। जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे, इसका जो डी बनेगा उसका पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होगा वो अपवर्ड होगा, इधर वाला होगा ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा। ये तो ऐसे होने हैं, डी कॉस थीटा एडअप होने हैं जो कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देगा, और डी साइन थीटा एडअप होंगे। जितने नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो सब के डी साइन थीटा अपवर्ड होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट के डी साइन थीटा डाउनवर्ड में होंगे। सारे डी साइन थीटा को एडअप कर दो, सारे डी साइन थीटा को एडअप कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा टोटल कंपोनेंट पैरेलल टू द वायर, पैरेलल टू द वायर मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, इसको इंटीग्रेट करें, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ। लिमिट क्या भाई? तो इस थीटा का लिमिट क्या होगा भाई? तो थीटा का लिमिट देखो अप टू थीटा 1 जाने हैं तुम्हें, यानी थीटा का लिमिट है मैक्सिमम थीटा 1 तक में वायर ख़त्म हो जा रहा है। 0 वैल्यू होगा तो यहाँ का एलिमेंट, 30 डिग्री होगा तो यहाँ का एलिमेंट, रेफरेंस लाइन से 45 पे हुआ तो यहाँ का एलिमेंट, 60 डिग्री पे हुआ यहाँ का एलिमेंट, और थीटा 1 एंगल हुआ तो लास्ट एलिमेंट थीटा 1 पे है। और -30 डिग्री अगर एंगल लिया तो इधर 30 डिग्री पे आ जाएगा, -45 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, -θ2 करेंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा, मीन्स -θ2। ये है तुम्हारा थीटा का वेरिएशन टू कवर ऑल एलिमेंट्स ऑन द चार्ज्ड वायर। तो इस प्रॉपर लिमिट के साथ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, डेट इज -θ2 टू θ1, -θ2 टू θ1 इंटीग्रेट करेंगे। A is the perpendicular distance of the point from the wire, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है। तो इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा तुम्हें ई परपेंडिकुलर वाला, लैम्डा अपॉन 4πε0 A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, लैम्डा अपॉन 4πε0 A, और साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये रिजल्ट है, इसको याद रखने हैं। ये कौन सा रिजल्ट है भाई? तो ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ई पैरेलल वाला कंपोनेंट के लिए जब हम लोग ऐडअप करेंगे तो ई पैरेलल वाला कंपोनेंट के लिए सबके डी साइन थीटा को ऐड करोगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डेरिवेशन मिलेगा, 5-7 स्टेप लगेंगे। इसका भी आंसर क्या आएगा? तो लैम्डा अपॉन 4πε0 A, यही वाला, बट cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1। इसका डेरिवेशन जिसको जानना हो तो मैंने वीडियो सेंड कर दिया था। डेरिवेशन डिटेल आपको एंट्रेंस में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर जानने की ज़रूरत है, और इस रिज़ल्ट कहाँ से आया वो बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। तो मैंने बताया कि बैकग्राउंड कैसे, एलिमेंट लिया थीटा पे, और उसका जब डी थीटा हम लोगों ने देखा, डी थीटा वेरिएशन पे एलिमेंट लिया है, थीटा एंगल पे ये डी आया, हर डी का कॉस थीटा कंपोनेंट, कुछ डी साइन थीटा कंपोनेंट को, सारे डी साइन थीटा को ऐड अप किया, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट मिल गया, सब के डी कॉस थीटा ऐड किया तो ये परपेंडिकुलर वाला मिल गया। परपेंडिकुलर वाला में साइन θ1 प्लस साइन θ2 होता है। θ1 इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन है, θ2 इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन है। तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 करोगे लैम्डा अपॉन 4πε0 A, दैट इज के लैम्डा अपॉन A, क्योंकि के डैश लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन 4πε0 को भाई, तो हम लोग लिख सकते हैं के डैश लैम्डा अपॉन A, और साइन θ1 प्लस साइन θ2 ये लिख सकते हैं किसके लिए? परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के लिए। ठीक है, उधर लिख रखा है हमने तो इसलिए इधर वाले की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वेरिएशन, और पैरेलल वाला कंपोनेंट के लिए cos θ2 माइनस cos θ1 ये करने पड़ेंगे। अब ये जब फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाए, ये याद रखने हैं भाई, ये तो याद रखने पड़ेंगे। अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये याद रखने पड़ेंगे। आपको याद रखना ज़रूरी है, टीचर को याद रहे चाहे ना याद रहे। टीचर तो भाई बता दिया इस तरह से है, और उसके माइंड में है कि ऐसे फॉर्मूलाज हैं, इसलिए जब ज़रूरत होगा रेफ़र कर लेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई फार्मूला नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको ये याद रखने हैं। और यहाँ पे अगर सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन जो हम लोगों का था याद होगा, ये क्वेश्चन में सेमी इनफाइनाइट वायर है, इधर से हमारा वायर नहीं है, यहीं से शुरू हुआ इनफाइनाइट तक, तो उसका भी हमें देखना पड़ेगा भाई इनफाइनाइट पे क्या होगा। तो ये फार्मूला ज़रूर आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। दो रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग भेज ही दूंगा।
सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए ज़रा निकालें। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं। मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर है इस तरह से कि ये वाला वायर है, इधर इनफाइनाइट है, और जहाँ पे फिनिश हो रहा है यहीं पे हमारा पॉइंट P है। इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। ये है सेमी इनफाइनाइट चार्ज वायर, सेमी इनफाइनाइट चार्ज वायर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरह से है पॉजिटिव। अब इसका निकालना चाहते हैं तो ये बना रेफरेंस लाइन। इधर से इधर वाला एंगुलर पोजीशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री मिलेगा। ये θ1 जो हो गया समझो 90 डिग्री हो गया। और इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन क्या मिलेगा भाई, θ2, तो θ2 ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि इधर हमें कुछ जाना ही नहीं पड़ रहा, वायर ही स्टार्ट हुआ है यहाँ से। तो इसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर। अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो तुम्हें देखो इसी डायग्राम में अगर देखो तो खाली ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है, और इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ से है, इधर वाला सारा गायब हो गया। तो उस कंडीशन में इस जितने भी डी होंगे उसका जो कंपोनेंट डी साइन थीटा है वो सब डाउनवर्ड में है, दैट इज वाई एक्सिस अगर ऊपर है तो निगेटिव में मिलेगा, और इधर वाला जो है वो एडअप होना है, पॉजिटिव है तो इधर एडअप होना है। निगेटिव होता तो अपनी तरफ होता, निगेटिव होता तो अपनी तरफ डी प्रोड्यूस करता, इस डी का कंपोनेंट इधर होता और कुछ इधर होता, तो कोई बात नहीं है। निगेटिव होगा तो अपनी तरफ समझने हैं, पॉजिटिव होगा तो अपने से अवे समझने हैं। क्या अवे समझने हैं, ई परपेंडिकुलर, क्योंकि ई परपेंडिकुलर ही तो वायर के परपेंडिकुलर में, पॉजिटिव है तो अवे, निगेटिव है तो टूवर्ड्स। और पैरेलल वाला तो भाई पॉजिटिव है तो ऐसे धक्का मारेगा तो पैरेलल वाला इधर आएगा। अगर नीचे वाला लोअर पोर्शन, लोअर हाफ अगर होता, यहाँ से यहाँ तक वाला होता तो ये ऐसे करके अपर वाला देता, तो डी साइन थीटा इस डायरेक्शन में होता। अपने आप वो तो पता लग जाएगा और एक्सप्रेशन में भी मिल जाएगा। अब देखो सेमी इनफाइनाइट वायर इस वाले अपर पोर्शन के लिए निकाल रहा हूँ। समझो कि ये लोअर पोर्शन वाला है ही नहीं, इधर वाला मान लो गायब कर दूँ मैं कि इधर वाला है ही नहीं, बस ऊपर वाला है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इस चार्ज वायर के लिए क्या होगा, और इनफाइनाइट है। तो देखो भाई सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग ई परपेंडिकुलर वाला अगर निकालना चाहें, ई परपेंडिकुलर वाला तो ये है ई परपेंडिकुलर वाला। आपको क्या करना है भाई, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 ए जो होता है वो तो रखना ही है। और देखो θ1 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 0, ये होना है। तो θ1 अगर 90, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 91 होता है, इसलिए ये 1 + 0 हो गया, 1 + 0 हो गया, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 ए यानी कि यही रह गया। अगर k डैश के टर्म में लिखें तो k डैश लैम्डा अपॉन ए, ये मिल जाएगा हमें। सिमिलरली ई पैरेलल वाला निकालोगे भाई तो ई पैरेलल वाला कितना मिल जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 ए, वो तो हमें मिलेगा ही। और इधर देखो θ2 का वैल्यू कितना था, तो θ2 का वैल्यू था 0, तो यहाँ पे cos 0 लिखोगे। θ2 का वैल्यू था 0, इसलिए यहाँ पे cos 0 लिखोगे तो ये बन जाएगा 1, और माइनस cos θ1 का वैल्यू, तो θ1 का वैल्यू है, अच्छा θ1 का वैल्यू 90 डिग्री है, θ1 का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 90 डिग्री, cos 90 तो खुद 0 हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 ए आया। इट मीन्स k डैश लैम्डा अपॉन ए आया, k डैश लैम्डा अपॉन ए आया। तो ठीक है भाई, एक θ1 होता है, एक θ2 होता है, और किस डायरेक्शन में है वो तो पता लगेगा ही। पॉजिटिव है तो अपनी से अवे, और निगेटिव होगा तो अपनी तरफ। अगर ये θ1 है तो θ1 का वैल्यू 90 डिग्री है, θ2 का वैल्यू 0 डिग्री है, उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, उस हिसाब से निकल जाएगा। तो दोनों वैल्यू देखो, एक k डैश लैम्डा अपॉन ए आया है, एक k डैश लैम्डा अपॉन ए आया है, ये 1, ये भी 1, यहाँ पे हो गया, वैल्यू इतना आया। तो ये सेमी इनफाइनाइट के लिए, ये माइंड में जब रहेगा तो सेमी इनफाइनाइट के लिए अपने आप निकल जाएगा भाई। जितना इधर होता, देखो इधर वाला जितना है, इधर वाला का देखो यहाँ पे कितना था, लैम्डा अपॉन 4πε0, ये अगर हमारा दोनों तरफ से इनफाइनाइट होता तो साइन 90 + साइन 90 यानी 1 + 1 हो जाता, 2 हो जाता, 2 टाइम्स हो जाता। एक ही है, एक ही तरफ वाला है, इसलिए साइन 90 डिग्री ही खाली रहा। इसमें भी देख रहे हो कि भाई हाफ ही है तो हाफ का कंट्रीब्यूशन होगा, पूरा वायर होता तो पूरा वायर में जो कंट्रीब्यूशन होता। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक ही तरफ का है 90 डिग्री, तो एक तरफ का 90 डिग्री यूज़ करेंगे, एक तरफ का 0 डिग्री यूज़ कर लिया, काम बन गया, ये मिल गया।
तो एक पैरेलल वाला कंपोनेंट, एक दूसरा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये चाहो तो नोट कर लो जल्दी से। आ रहा होगा ना युवराज, साउंड आ रहा है? अब जरा उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब उस क्वेश्चन पे अगर आ जाएं, इसको नोट कर लिया तो अब इस क्वेश्चन पे जरा आ जाएं। ये था क्वेश्चन, देखो सेमी इनफाइनाइट वायर था, तो देखो इसका जो परपेंडिकुलर वाला होगा, अब जरा ध्यान दें इस पे, इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से सेंटर पे निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इधर होगा, ई परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल किधर होगा भाई? तो इसका ई पैरेलल वाला कंपोनेंट डाउनवर्ड में होगा, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसके सारे डी ऐसे ऐसे होंगे। डी परपेंडिकुलर वाला तो एडअप हो जाएगा अपने से अवे, बट पैरेलल वाला जो होगा वो डाउनवर्ड में होगा, दैट इज माइनस जे कैप में होगा, कुछ आई कैप में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में होगा, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो भाई ऐसा होगा, इसका हॉरिजॉन्टल वाला ऐसा होगा, इसका हॉरिजॉन्टल वाला ऐसा होगा, तीनों का हॉरिजॉन्टल वाला जो होगा वो एडअप होने से ज़ीरो हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल में तो ज़ीरो हो जाता, हॉरिजॉन्टल वाला देखो एक ये ऐसे प्रोड्यूस किया, तो ये वाला प्रोड्यूस करेगा, ये वाला भी प्रोड्यूस करेगा, सब एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, ये भी देखेंगे। अगर तीनों पॉजिटिव होता तो कैंसिल कर लेते। एक पॉजिटिव है अपने से अवे किया, फर्स्ट वाला का मैं देख रहा हूँ, मान लो नंबरिंग कर देते हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो अगर तीनों पॉजिटिव होता तो कैंसिल करके 0 मिल जाता, लेकिन तीनों पॉजिटिव नहीं है। ये वाला पॉजिटिव है अपने से अवे किया, ये वाला पॉजिटिव है अपने से अवे किया, ये वाला दिखाया E1 परपेंडिकुलर वाला, ये वाला दिखाया E2 परपेंडिकुलर वाला, और ये वाला थर्ड वाला है वो अपनी तरफ करेगा, क्योंकि वो निगेटिव है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसको हटाना पड़ेगा भाई। इसका जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव वाला अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, मतलब इस तरफ, ये इस तरफ प्रोड्यूस करेगा। इसलिए उस दिन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, सारे पैरेलल वाला कैलकुलेट कर लिया था, परपेंडिकुलर वाला समझ में नहीं आता, इसलिए पहले डेरिवेशन बताना ज़रूरी था। अब देखो ये वाला था E0, तो ये वाला भी E0, क्योंकि ये अपनी तरफ करेगा भाई, ये दोनों तो अपने से अवे करेगा, ये वाला अपने से अवे, ये वाला अपने से अवे, हॉरिजॉन्टल में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, परपेंडिकुलर वाला, ओनली ई परपेंडिकुलर वाला कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये अपना ई परपेंडिकुलर इधर, ये अपना ई परपेंडिकुलर इधर, ये वाला अपनी तरफ, तो इसलिए इन दो के बीच में तो एंगल 120 डिग्री है। तो देखो ये वाला एक का है ई परपेंडिकुलर, दूसरे वाले का है ये ई परपेंडिकुलर, और तीसरे वाले का है ये ई परपेंडिकुलर, ठीक है, थर्ड वाले का, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। तो इन अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले की बात करें, हॉरिजॉन्टल में ये था सर्कल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में जो 3 आया उसका ये है, तीनों का मिल गया। तो यहाँ देख रहे हो ये E0 है, तो ये भी E0 है, और ये E0 का वैल्यू कितना है भाई? तो लैम्डा अपॉन, याद होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब यहाँ पे रेडियस, ए के बदले में क्या लिखेंगे? रेडियस। ये जो रेडियस था यही तो था परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ये r लिखेंगे, और साइन तो 90 और साइन 0 है परपेंडिकुलर वाले के लिए, ठीक है भाई। तो ये देखा हम लोगों ने, E0 का वैल्यू ये था। अब इन तीनों का जब सम करेंगे तो ये जो 120 डिग्री पे है, तो इन दोनों का E0 और E0 मिलकर के बन जाएगा E0। इसलिए इन दोनों का देखो, इन दोनों का सम करेंगे तो E0 जब 120 डिग्री पे होता है तो वो E0 ही बनता है, क्योंकि देखो E0 cos 60 डिग्री, E0 cos 60 डिग्री, दोनों का एडअप करेंगे ना भाई, दोनों का E0 cos 60 डिग्री एंड E0 cos 60 डिग्री एडअप करेंगे। कैसे? देखो इसका E0 cos 60 डिग्री और इसका E0 cos 60 डिग्री दोनों ऐड होंगे, मीन्स E0 cos 60 और प्लस E0 cos 60 दोनों के ऐड हुए उस डायरेक्शन में, और तीसरा जो है पूरा का पूरा E0 ही लेके आया है,
इसलिए टोटल हॉरिजॉन्टल जो मिल जाएगा ये ई नॉट प्लस ई नॉट दैट इज ट्वाइस ई नॉट। टोटल हॉरिजॉन्टल वाला जो मिल जाएगा ट्वाइस ई नॉट मिल जाएगा, ट्वाइस, और ई नॉट का वैल्यू था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मिल जाएगा। ये कौन सा मिल गया भाई? तो ये मिल गया हॉरिजॉन्टल में, ऐसा ना समझे, हॉरिजॉन्टल में ये मिल गया। हॉरिजॉन्टल में इस तरह से मिल जाता है। और अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल वाले की बात करेंगे। फिर ये तो हॉरिजॉन्टल की बात होगी। वर्टिकल में बात करें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अपना इस तरफ से इस जब रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में इसका मिलेगा, ये पॉजिटिव है इसका भी इस डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन ये निगेटिव है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसलिए इसका अपवर्ड मिलेगा। सो एक का एक से कैंसिल हो जाएगा और एक का रह जाएगा। मीन्स ई वर्टिकल वाले में अगर बात करें, ई वर्टिकल वाले में तो वो रह जाएगा, और वो कितना था वैल्यू भाई? तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए के बदले में है आर। ये मिल जाएगा। इस तरह से तुम्हें ये मिल जाएगा भाई। तो ई वर्टिकल वाला कंपोनेंट, वर्टिकल वाला तीनों का देखा तो ये वाला है ना डाउनवर्ड में प्रोड्यूस किया था, ये पॉजिटिव वाले ने भी डाउनवर्ड में प्रोड्यूस किया था, नेगेटिव वाले ने अपवर्ड में प्रोड्यूस किया था। इस तरह से ये मिल गया। और ई नेट निकालना है सेंटर पे, ई नेट एट सेंटर। ई नेट अगर निकालना है सेंटर पे तो ये क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट परपेंडिकुलर वाला और हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला और हॉरिजॉन्टल वाला, तो दोनों का क्या करने होंगे? सम करने पड़ेंगे। दैट इज अंडर रूट ये स्क्वायर, अगर इसको मैं बोलूँ ई नॉट, अगर ये ई नॉट था तो हम लोग बोलेंगे देखो 2 ई नॉट है, ऐसा लिखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल वाला है 2 ई नॉट स्क्वायर और ये वर्टिकल वाला है ओनली ई नॉट। इस तरह से मिल जाएगा कितना भाई? तो 4 और 1 5, रूट 5 टाइम्स ई नॉट, तो मिल जाएगा रूट 5 टाइम्स, और ई नॉट का वैल्यू रख देंगे हम लोग भाई कि लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब इसको 3 डायमेंशनली तुम्हें सोचना था। सेमी इनफाइनाइट है, जो भी एलिमेंट होंगे उन सब का जो डी जो भी प्रोड्यूस होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल, दोनों का फॉर्मूला याद रखने हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इधर है इस तरह से, जो कि वायर के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये है जो कि क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में है। इस वर्टिकल वायर के लिए हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, वर्टिकल वायर के लिए हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, और ये वर्टिकल वायर के लिए वर्टिकल में मिलेगा, इसलिए इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल टू द वायर। एक पैरेलल टू द वायर फार्मूला और एक परपेंडिकुलर टू द वायर फार्मूला। बोलो भाई, असना क्लियर है? तो आगे बढ़ें। तो इस तरह से देखेंगे। एक और क्वेश्चन इस टाइप का आता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या है। इसी टाइप का क्वेश्चन होता है वो, इसको हटा रहा हूँ भाई। देखो एक क्वेश्चन होता है, ये है मान लो आर्क, चार्ज वायर है, इस पे भी बेस्ड कई बार एंट्रेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये है चार्ज वायर, लैम्डा है, इसके सेंटर पे, इस आर्क, चार्ज आर्क के सेंटर पे निकालना है। अगेन आपको डेरिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं जानने हैं, सिर्फ आपको जो क्लू पॉइंट है वो समझने हैं। डेरिवेशन करने को तो आना नहीं है एंट्रेंस में, इसलिए ओ पॉइंट अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ चाहिए हमें। तो इसको कैसे करते हैं? तो ये भाई सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सिमेट्री लाइन इज सच ए लाइन जिसके दोनों तरफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वायर के सिमेट्रिक लाइन है, यही समझ लो कि ये रेफरेंस लाइन बन गया। भाई दिख तो रहा है ना, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। तो ये रेफरेंस लाइन बन गया, दिख रहा है तरुण? तान्या दिख रहा है ना? तो ये रेफरेंस लाइन बनाया हमने। रेफरेंस लाइन इज नथिंग बट सिमेट्री लाइन, सिमेट्री लाइन है। अब ध्यान देना, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही एलिमेंट लेते हैं। मैं बता दे रहा हूँ लॉजिक कि क्या क्या करते हैं। अब सबको डेराइव करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर ये डेरिवेशन बेस्ड ही हो जाएगा क्लास, फिर वो गड़बड़ है। आपको डेरिवेशन से एंट्रेंस क्लास में मतलब नहीं होता। फिर वैसे ही देखो, इसको हमने थीटा एंगल पे लिया
डी थीटा बाई डी एसन कराया और ये बन गया डी क्यू, और डी क्यू का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो लैम्डा इंटू डी आर हम लोग या डी एल लिख सकते हैं। ये डी एल लेंथ का अगर है तो इस पर जो डी क्यू चार्ज आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा इंटू डी एल, तो ये लैम्डा इंटू डी एल आएगा अपना, कोई बात नहीं है। ये जो डी ई फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे, इस डी ई फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, इधर से भी एलिमेंट आएंगे, वो भी एडअप होगा, ये भी डी ई प्रोड्यूस करेगा, यहाँ वाला एलिमेंट वो भी डी प्रोड्यूस करेगा, यहाँ वाला एलिमेंट भी प्रोड्यूस करेगा, यहाँ वाला एलिमेंट भी प्रोड्यूस करेगा, यहाँ वाला भी करेगा, सब करेंगे और सबके डी ई इंटीग्रेट करेंगे, तब जा करके नेट फील्ड एट द सेंटर हमें मिल जाएगा। तो जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपको खोपड़ी में सेट कर लेने हैं। करना यही होता है कि एक आर्बिट्रेरी एंगल पे हम लोग एलिमेंट लेते हैं और एलिमेंट का वेरिएशन करते करते सारे को कवर करने होते हैं। सो यहाँ पे एलिमेंट का वेरिएशन अगर करेंगे तो इधर मान लो ये टोटल, अगर ये आर्क सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा हो, ध्यान देना क्वेश्चन आता है, टोटल आर्क जो कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है भाई, तो ये अल्फा एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो हमें निकालना है इस चार्ज आर्क के लिए सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो रिजल्ट तुम्हें याद रखने हैं कि अगर अल्फ़ा है तो रेफरेंस लाइन से अल्फ़ा बाई 2 इधर होगा और अल्फ़ा बाई 2 इधर होगा एंगल। बोलो भाई, रेफरेंस लाइन से अल्फ़ा बाई 2 इधर, अल्फ़ा बाई, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है ये अल्फ़ा है, टोटल एंगल ही अल्फ़ा है। तो अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ लिमिट डालेंगे, ये थीटा का जो लिमिट डालेंगे माइनस अल्फ़ा बाई 2 से लेकर के अल्फ़ा बाई 2 तक, अगर इवेल्युएट करना हो तो, इंटीग्रेट करना हो तो ये लिमिट डालेंगे और लिमिट डाल करके ये हमें आएगा वैल्यू, जो वो याद रखना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा बाई 2, 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा बाई 2। मुझे चेक भी करने हैं, तुम नोट करो इसको, चेक भी कर लेता हूँ मैं। टू अगर डालेंगे तो यहाँ 4 रहना चाहिए, और यहाँ 2 अगर डाल दिया तो यहाँ से 2 गायब कर दूंगा। मतलब अगर ये 4 रहता यहाँ पे तो वहाँ 2 डालते, जब यहाँ पे 2 से ये कैंसिल कर दिया है तो 2 टाइम्स अगर लिखा है हमने तो ये लिखेंगे। अब यहाँ से देखो, अगर ये सेमी सर्कुलर वायर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर निकाल सकते हैं, फॉर सेंटर ऑफ, ऐसा लिख दें, सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कल के लिए अगर निकालना चाहते हैं तो भी हम लोग लिख सकते हैं। सेमी सर्कल के लिए अगर लिखेंगे तो ये मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और सेमी सर्कल है तो अल्फ़ा का वैल्यू पाई हो जाएगा, तो पाई बाई 2, पाई बाई 2 होता है 1, तो ये मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये बिल्कुल सेंटर पर का फील्ड हो गया। ये इस तरह से मिल गया हमें सेंटर का फील्ड। और ये समझो बन गया, ये सेमी इनफाइनाइट है, सेमी सर्कुलर है, इधर वाला नहीं है, इस सेंटर पे निकालना है। तो इधर वाला चार्ज वायर है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये दिया हुआ है भाई। तो इसका जो फील्ड होगा इस तरह से, और ये सिमेट्री लाइन के अलोंग ही होता है। ज़रा ये भी ज़रा समझे, सिमेट्री लाइन के अलोंग होगा, पॉजिटिव है तो अपने से अवे, निगेटिव है तो अपनी से तरफ, ऐसा ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। वैल्यू विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कितना भी अगर आर का लेंथ हो, आर का लेंथ हमारा जो भी हो, एंगल देखेंगे तो एंगल ये जो सेंटर पे बनाया वो पाई एंगल बनाया, इसलिए अल्फ़ा का वैल्यू पाई हो गया। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू पाई हो गया और उसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट कर लिया। ये है मेन चीज़, ये मेन फॉर्मूला याद रखने हैं। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फ़ा बाई 2, और होगा अलोंग द सिमेट्री लाइन।
इतना है। किस डायरेक्शन में होगा भाई? तो ये होगा अलोंग द सिमेट्री लाइन। चलो भाई लिख लिए। along the symmetry line, ये होना है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ें। along the symmetry line पॉजिटिव है तो अपने से अवे, निगेटिव होगा तो अपनी तरफ। ये रिजल्ट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट यूज़ होता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसका लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, उस पर हम लोग बात करेंगे। हटाएं इसको। बोलो भाई तरुण, कि कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? तान्या, आगे बढ़ाएं। इस पे क्वेश्चन दे रहे, देखो कभी भी कोई आर्क हो और सेंटर पे हमें निकालना हो तो ये देखो कि ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। अगर ये मान लो 120 डिग्री बना रहा हो और ये निगेटिव है, माइनस लैम्डा दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसके सेंटर पे कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, सेंटर पे कितना हो जाएगा? बोलो भाई कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट द सेंटर, आर रेडियस है इसका, कितना मिल जाएगा? तो लैम्डा अपॉन, आपको कैलकुलेट करना नहीं, डेरिवेशन नहीं करना है, याद रखना है रेडीमेड फॉर्मूला। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस का वैल्यू ये है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो साइन अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा है 120 डिग्री, तो 120 बाई 2 डेट इज़ 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री होता है √3 बाई 2, तो ये मिल जाएगा तुम्हें √3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो √3 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा आंसर एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर मिल जाएगा। √3 बाई 2 वैल्यू डाल देंगे। युवराज क्लियर हुआ या डाउट है? मैं मोबाइल में देख रहा हूँ कि कौन कौन प्रेजेंट है, उधर देख नहीं पाता हूँ, इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। भुवनेश क्लियर है? सबके नाम देखता हूँ इसमें कौन कौन प्रेजेंट है। भुवनेश क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूँ? पर तेरा आवाज़ नहीं आ रहा, तू बोल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है तेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन लिखेंगे, एक सर्कल दिखाएंगे और ये सर्कल दिखाएंगे ऐसे। ये इधर आ गया एक क्वार्टर ऑफ द सर्कल जिस पे है पॉजिटिव चार्ज, और ये है लैम्डा 1। इधर इस पे है निगेटिव चार्ज, इधर है माइनस लैम्डा 2। ठीक है भाई। एक और है इधर सेमी सर्कुलर, इस पे है लैम्डा 4 पॉजिटिव में, और इस पे है, इधर वाले पे है पॉजिटिव लैम्डा 5। लैम्डा 3 कर देते हैं, लैम्डा 5 क्या, लैम्डा 3। हमें निकालना है सेंटर पे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पूछा गया है कई बार। बोलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा? आर इज द रेडियस। चलो जल्दी से निकालो इसको।
जल्दी इसको सॉल्व कर दो भाई। चलो देखते हैं। ऐसे नहीं, लैम्डा खाली नहीं है, सब लैम्डा अलग अलग हैं भाई। कोई 2 कूलम पर मीटर है, कोई 3 कूलम पर मीटर है, तो कोई हमारा 4 कूलम पर मीटर होगा। तो कुछ भी अलग अलग है, सो लैम्डा के टर्म में ही लाने हैं, इसलिए ये सोच समझ के करने पड़ेंगे। सारे लैम्डा सेम नहीं हैं, तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 के टर्म में समझने हैं। तो देखो भाई कैसे कर लेंगे इसको। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है। देखो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला हमें याद ही है, रेडीमेड फॉर्मूला। कोई भी आर्क होता है, कोई भी आर्क होता है, वो अगर सेंटर पे, अपने सेंटर पे आर्क होता है, तो अपने सेंटर पे अगर अल्फ़ा एंगल बनाए, अगर ये अल्फ़ा एंगल बनाता है, तो उस कंडीशन में तुम्हें पता है भाई कि ये लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ इस पे, तो जो सिमेट्री लाइन होगा, सिमेट्री लाइन ऑब्वियसली बिल्कुल सिमेट्रिकली पास करेगा, दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल दिखे ऐसा होगा। तो ये अल्फ़ा एंगल बनाया, पॉजिटिव है तो अपने से अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ओ पॉइंट पे क्या भाई, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और याद होगा कि हमने लिखा था फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा बाई 2, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला है, तो चलो इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे लैम्डा 1 पॉजिटिव है, इस सबका दिखाएंगे भाई, सबका दिखाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, चलो देखते हैं भाई। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला लैम्डा 1 वाला, इसका सिमेट्री लाइन ये होगा भाई, और ये सिमेट्री लाइन ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मान लो E1 फील्ड प्रोड्यूस किया, ये E1 फील्ड प्रोड्यूस किया लैम्डा 1 वाला। लैम्डा 2 वाला यहाँ देखो अपोजिट में है, ये वाला क्या करेगा भाई, तो ये तो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो इसका सिमेट्री लाइन भी यही है, इसका भी तो सिमेट्री लाइन ब्लू वाले का यही है, तो इसका भी फील्ड प्रोड्यूस होगा इसी डायरेक्शन में, डेट इज E2। और E1 E2 का वैल्यू कितना है भाई, तो वो वैल्यू भी हम लोग चाहें तो इधर साइड में लिख लेंगे। तो E1 का वैल्यू अगर लिखेंगे, मान लो E1 का वैल्यू लिखते हैं, तो E1 विल बी इक्वल टू, E1 जो है उसका वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, तो E1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, और कितना, तो साइन भाई ये आर्क जो बना रहा है एंगल, वो बना रहा है 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री बना रहा है, तो साइन 90 डिग्री बाई 2 डेट इज साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 1/√2 हो जाता है, इसलिए लैम्डा अपॉन 2√2 और पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा लैम्डा 1 ऐसा लिखेंगे E1। E1 का वैल्यू ये है, तो बताओ भाई E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो E2 का वैल्यू भी तो उतना ही होगा, E2 का वैल्यू भी तो इतना ही होगा, लैम्डा 2 अपॉन वही चीज़ तो वही होना है, 2√2 और पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। E2 होगा उसी डायरेक्शन में, क्योंकि निगेटिव है अपनी तरफ। सिमिलरली E3 भी होगा, क्योंकि इसका भी तो वैसे ही 90 डिग्री है, जैसे इसका 90 डिग्री था वैसे ही इसका भी 90 डिग्री है। अब E1 निकालने में काम तो वही किए हैं, लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साइन 90 डिग्री अपॉन 2, अल्फ़ा बाई 2 होता है तो साइन 90 डिग्री अपॉन 2 ऐसा लिखेंगे। इसी से तो ये आया, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमने रखा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू रखने से मिल गया हमें 1/√2, तो 1/√2 यहाँ रख दिया, ये मिल गया। सिमिलरली E3 विल ऑल्सो बी देयर, और E3 का वैल्यू क्या होगा, तो E3 भाई अपनी तरफ प्रोड्यूस करे, अच्छा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो अपनी तरफ नहीं करके किधर करेगा भाई, तो अपने से अवे करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, ये होगा E3, और ये पॉजिटिव है इसलिए ये अपने से अवे करेगा, इधर होगा E4, इसलिए E3 का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा 3 अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो भाई रफ में सोच लेने हैं, और वैसे ही E4 भी हो जाएगा, एक का वैल्यू निकल गया तो सबके वैल्यू निकल गए, अगेन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R होना है, जैसे होता है वो होना है। अब देखना तुम्हें ये है कैलकुलेशन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो E1 प्लस E2। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इधर दिखाना चाहूँ तो कैसा दिखाऊंगा भाई, तो डायग्राम जो दिखाओगे तुम, तो उसमें ये वाला जो रेफरेंस है वो तो रहे,
इसका E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये E1 और E2 सेम डायरेक्शन में, देखो ये E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है। एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव का काउंट कर लिया हमने डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव था इसलिए अपने से अवे, ये नेगेटिव है इसलिए अपनी तरफ, तो इन दोनों का काउंट कर लिया है। और E1 और E2 हमें फाइनली मैग्नीट्यूड ऐड करने हैं, इसलिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा λ1 प्लस λ2 अपॉन कितना भाई, तो ये आ गया 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, λ1 प्लस λ2 दोनों एक ही डायरेक्शन में। और ये देख रहे हो कि ये इधर है ये इधर है, E3 इधर है तो E4 इधर है, E3 इधर है E4 इधर, तो E3 और E4 का दोनों अपोजिट में है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस होगा रिजल्टेंट, और जो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से होगा। तो सिंबॉलिक बात है यहाँ पे, तो सिंबॉलिक बात है तो हम लोग किसी एक डायरेक्शन में ले लेंगे। मान लो इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो इधर वाला है E4 इधर वाला है E3, तो ये मिल जाएगा तुम्हें λ4 अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस λ3 अपॉन 2√2, तो ये मिल जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और दोनों हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसलिए अब नेट फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेट फील्ड आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, तो अब देखो नेट फील्ड हो जाएगा कितना वैल्यू में, तो भाई दोनों जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ई सेंटर का अब निकल जाएगा। कैसे, तो अंडर रूट λ1 प्लस λ2 अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इसका स्क्वायर प्लस λ4 माइनस λ3 अपॉन 2√2 और पाई एप्सिलॉन नॉट r इसका स्क्वायर, और इस तरह से हमें मिल जाएगा। ये वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/2√2 और पाई एप्सिलॉन नॉट r विल बी टेकन आउटसाइड, और अंदर जो रह जाएगा वो है λ1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर प्लस λ4 माइनस λ3 का होल स्क्वायर, और यही ऑप्शन रहेगा और इसको टिक करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने सबके फील्ड डायरेक्शन दिखाए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा भाई, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है अपने से अवे, ये है इसका सिमेट्री लाइन, अपने से अवे इसने प्रोड्यूस किया E1, दूसरा जो λ2 है वो भी इसी डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा E2, लेकिन इसका सिमेट्री लाइन λ3 वाले का, इसका सिमेट्री लाइन इधर है इसलिए इधर प्रोड्यूस किया, इस वाले का इधर है सिमेट्री लाइन और ये पॉजिटिव है इसलिए अपने से अवे इधर प्रोड्यूस किया। इस तरह से इन दोनों का एक साथ कर लोगे, डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का, और इन दोनों का सेम डायरेक्शन है इसलिए इन दोनों का सम आ जाएगा। दोनों आपस में हैं परपेंडिकुलर, इसलिए हमें नेट निकालने के लिए ये काम करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं। बोलो ठीक है, बोलो भाई कौन कौन है। भुवनेश क्लियर हुआ, तनिष्का क्लियर हुआ? यस सर। भुवनेश का तो आवाज़ ही नहीं आ रहा है भाई। रिया ठीक है, आगे बढ़ें? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तरुण को क्लियर ही होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन का देखना था। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बैंकिंग की थोड़ी सी बात किया था, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट देखा था, याद होगा। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट तो देखा था कि कर्व्ड रोड है और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, और जो साइक्लिस्ट होगा वो इस तरह से बेंड करेगा। साइक्लिस्ट इस तरह से बेंड करता हुआ आगे टर्न लेता है, ऐसे टर्न लेता है भाई। तो इसमें याद होगा कि ये जो थीटा एंगल है तो tan थीटा आता था v²/r(g). कैसे, सिंपल सी बात है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए। ये क्या है, तो देखो भाई ये जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा टायर के थ्रू, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स ऑन रोड है जो कि हमारे पिक्चर में नहीं आने हैं। फोर्स ऑन रोड, रोड पे इफेक्ट डालेगा, लेकिन जो इसका रिएक्शन फोर्स होगा जो साइक्लिस्ट पे लगाएगा रोड, ये समझो रिएक्शन फोर्स है। ये थीटा एंगल वर्टिकल से लगाया तो इसी का एक कंपोनेंट है जो कि था r cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट था r sin थीटा।
आर कॉस थीटा इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ साइक्लिस्ट, साइकिल के साथ जो इसका वेट है उसको बैलेंस कर रहा है। सो हम लोगों ने लिखा था, याद होगा, आर कॉस थीटा इज नथिंग बट वेट एंड आर साइन थीटा है, यही हमारा प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये वी स्क्वायर से टर्न ले रहा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, रेशियो लिया, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा किया, आर साइन थीटा अपॉन आर, आर कैंसिल हो गया, और ये एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, एम कैंसिल हो गया, और वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिल गया। ये ध्यान रखने हैं, दिस इज द एंगल बाई विच द साइक्लिस्ट मस्ट बेंड फ्रॉम वर्टिकल इन ऑर्डर टू टेक टर्न, वी स्पीड से टर्न लेने हैं आर रेडियस पे। तो ये था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये बैंकिंग ऑफ रोड नहीं, ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। द साइक्लिस्ट, बाइकिस्ट जो होगा वो ज़रूर थोड़ा बेंड करेगा वर्टिकल से, तभी वो टर्न ले पाएगा। चलो ये बात तो हो गई थी, आई थिंक ये वाला हो गया था ना भाई युवराज? अरे भाई ये तो हो गया था, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ये हो गया था। हम लोग को बैंकिंग ऑफ रोड देखने थे, तो बैंकिंग ऑफ रोड में शायद थोड़ा बहुत डिस्कशन किया होगा, और मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो देख लेना, तो वीडियो देख लिए थे। चलो देखो भाई, मेहनत करने पड़ेंगे। अगर व्हीकल इस तरह से टर्न ले रहा हो, मैंने बोला था कि बैंकिंग में दो कॉन्सेप्ट होते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम स्पीड, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम स्पीड, और दूसरा है मैक्सिमम सेफ लिमिट। ये दो चीज़ हैं भाई, ऑप्टिमम स्पीड एंड मैक्सिमम सेफ लिमिट। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे और सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल टर्न विदाउट एनी बैंकिंग, हॉरिजॉन्टल टर्न है, मान लो यहाँ से हॉरिजॉन्टल में टर्न ले रहे हैं, कोई व्हीकल है, कार है मान लो, या बाइक है, जो भी है, हॉरिजॉन्टल में रह गया, हॉरिजॉन्टल रोड है, इसी में टर्न ले रहा हो, और ये एक सर्कुलर टर्न में नेगोशिएट कर रहा हो, तो इसको टर्न लेने हैं आर रेडियस पे, तो भाई इसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो ज़रूर चाहिए। और क्योंकि ये बैंक्ड रोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और टर्न लिया, हॉरिजॉन्टल में ही है और टर्न ले रहे हैं, टर्न ले रहे हैं। एक होता है कि बैंक्ड हो गया, अगर ये आउटर वाला लेवल को बढ़ा दिया, थोड़ा हाइट गेन करा दिया, तो उसको बैंकिंग बोलते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए कोई बैंकिंग नहीं किया हुआ है, ऐसे ही ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड टर्न ले लिया, पहले स्ट्रेट जा रहा था ऐसे, अब टर्न ले लिया, लेफ़्ट टर्न ले लिया या राइट टर्न ले लिया, तो ये टर्न ले लिया। अब ऐसे कंडीशन में इसको चाहिए भाई, इसको क्या चाहिए, तो इसको चाहिए सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स चाहिए, उसके बिना तो काम चलता नहीं है इसका। तो ये भाई इस डायरेक्शन में ये एक फोर्स चाहिए, तो इसको ये फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्किडिंग करता हुआ तो जाता नहीं है भाई, स्किडिंग करना मतलब वो तो चाहिए नहीं हमें, हमें चाहिए सेफ टर्न। तो सेफ टर्न के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वही इसको हमें देगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए इस व्हीकल के लिए अगर मैं लिखूँगा तो नॉर्मल फोर्स एन डैश और एम जी फोर्स, ये एम जी, बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वाई बैंकिंग इज रिक्वायर्ड, वो भी इससे पता लग जाएगा। विदाउट बैंकिंग टर्न ले रहे हैं, तो नॉर्मल तो भाई रोड लगाया है, वो नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रहा है, और रोड ने ही लगाया है ये फ्रिक्शन, ये जो रोड का कांटेक्ट फोर्स है वो ये है कांटेक्ट फोर्स, नेट फोर्स बाई रोड। इसी का एक कंपोनेंट है नॉर्मल, जो कि वेट को बैलेंस कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन, जो कि इसको सेंट्रीपिटल दे रहा है। तो इसको आर से लिखें या एफ से लिखें, बात एक ही है, ठीक है। इस तरह से ये, अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमें सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन ही देगा, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज, स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, आर रेडियस पे टर्न ले रहे हैं।
बट आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। इसलिए अगर आपको सेफ टर्न लेना है, फॉर सेफ टर्निंग इस रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, देखो भाई स्पीड कम पे अगर आप टर्न लोगे, कम चाहिए फ्रिक्शन मिल जाएगा। मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन तुम्हें 50 न्यूटन मिल सकता है, सपोज करो मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 50 न्यूटन, तो आप स्पीड इतना रखे हो कि तुम्हें चाहिए 20, तो 20 ही होगा ये और मिल जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज 20, मैक्सिमम हो सकता है 50 लिमिटिंग फ्रिक्शन जब ज़रूरत होगा तो। थोड़ा स्पीड बढ़ाया, रिक्वायरमेंट हो गया 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन ये दे सकता है, दे देगा, सेफ टर्निंग ले लोगे। अब तुम थोड़ा और स्पीड बढ़ा दिया, 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया, अब तुम्हें चाहिए 40 न्यूटन, 40 न्यूटन ये दे सकता है, दे देगा। तुमने और स्पीड बढ़ा दिया 75 किलोमीटर पर आवर से, अब तुम्हें चाहिए 50 न्यूटन, 50 न्यूटन तक ये देने का कैपेसिटी रखता है, ऑलमोस्ट 50 ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग आ जाओगे। थोड़ा और तुमने बढ़ाया 80 किलोमीटर पर आवर, अब तुम्हें रिक्वायरमेंट है 52 न्यूटन, ये नहीं दे पाएगा और स्किडिंग हो जाएगा। इट मीन्स अपना स्पीड को इतना ही रखो कि रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स जो फ्रिक्शन देता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही रखे। जब तक रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तब तक तुम्हारा सेफ टर्निंग होता रहेगा। इसलिए ऐसे कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि फॉर सेफ टर्निंग बैकग्राउंड ही तैयार कर रहा हूँ बैंकिंग का, फॉर सेफ टर्निंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टर्न, नॉट बैंक्ड, ऑन ए हॉरिजॉन्टल टर्न जो कि बैंक्ड नहीं है, क्या करना होगा भाई? तो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स जो mv²/r है, दिस मस्ट बी इक्वल टू लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि μs इंटू n डैश है। बोलो यहाँ तक क्लियर है लॉजिक? ये लॉजिक क्लियर है भाई? तो अब लिखेंगे क्या भाई? तो mv²/r रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू μs इंटू नॉर्मल का वैल्यू है mg। यहाँ पे नॉर्मल का क्या वैल्यू है? mg। सिर्फ वर्टिकल फोर्स दो ही तो है, बाकी है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से mm कैंसिल होता है और v² शुड बी लेस देन इक्वल टू μs इंटू rg और v शुड बी लेस देन √μs इंटू rg। ये है तुम्हारा मैक्सिमम सेफ लिमिट। किसके लिए? कोई व्हीकल बिना स्किडिंग टर्न लेना चाहता हो, सेफ टर्निंग लेना चाहता हो ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड नॉट बैंक्ड, तो ये है। अगर इसका वैल्यू रख दें, μs का वैल्यू रखें, मान लो रेडियस ऑफ द टर्न का वैल्यू रखें। अब अयोध्या चौक टाइप का छोटा मोटा टर्न हो, कॉलोनीज़ में जो टर्न होते हैं छोटे छोटे, हाईवे पे नहीं, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, जी का वैल्यू रखो। ये सब वैल्यू रख दिया तो मान लो आया 46 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स 46 किलोमीटर पर आवर तक तुम अगर टर्निंग लेना चाहते हो तो तुम्हारा सेफ टर्निंग रहेगा, और 46 से तुमने ज़्यादा बढ़ाया तो तुम्हारा क्या होगा? स्किडिंग हो जाएगा। तो ये है, अगर आपको लिमिट ज़्यादा बढ़ाना है, सेफ लिमिट बढ़ाना है, तो म्यू का वैल्यू चाहे बढ़ जाए, तो म्यू का वैल्यू तो ऐसे नहीं बढ़ जाता है। म्यू का वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हो टायर और रोड के बीच में, तो न्यू टायर यूज़ करो। पहले के जो टायर होते हैं वो घिस जाते हैं, थोड़े फ्रिक्शन कम हो जाते हैं। नया टायर होगा, ग्रिप अच्छा बनेगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बढ़ जाएगा, तो चाहे तो इसको बढ़ाओ। या तो रेडियस ऑफ द टर्न, तो रेडियस ऑफ द टर्न तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, जो बना हुआ है कॉलोनी का टर्न वैसा ही रहेगा, वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, जी भी तुम्हारे हाथ में है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम न्यू टायर यूज़ कर सकते हो, बस ये यूज़ कर सकते हो। तो वो सब कर करा के तुम्हें मान लो 46 से 48 मिल गया, तो 48 ही मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू तुमने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया न्यू टायर लेकर के। बट हाईवे पे जा रहे हो, अब ज़रा ध्यान देना, ये तो ठीक है भाई, कॉलोनीज़ में ऐसा होता है, छोटे मोटे टर्न ले रहे हैं तो चलो ठीक है भाई, 46 से कम स्पीड या 30 से कम स्पीड में टर्न ले लिए। अब तुम हाईवे पे जा रहे हो, तुम्हें टर्न लेना हो 120-130 के स्पीड पे हो, तो 120 की स्पीड पे हो, तो क्या तुम 30 के स्पीड पे लाओगे ब्रेक लगा करके और तब टर्न लोगे? तो ये कन्वीनियंट नहीं होगा ड्राइविंग में। इसलिए हाईवेज़ पे या फ्लाईओवर पे जब हमारा स्पीड ज़्यादा हो और टर्न कराना हो
तो आउटर लेवल को बैंग्ड कर देते हैं, आउटर लेवल को थोड़ा रेज कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन तुम्हें 50 न्यूटन तक मिल सकता था, मैक्सिमम सेंट्रिपिटल फोर्स तुम्हें 50 न्यूटन सेफ मिल सकता था, अगर बैंग्ड कर दें तो हमें सेंटर की तरफ जो फोर्स मैक्सिमम मिल सकता है सेंट्रिपिटल, वो 50 के जगह पे 80 मिल जाए। अगर 80 मिल जाएगा तो हमारा सेफ लिमिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब भाई स्पीड बढ़ाओ, 80 तक तुम्हें मिल सकता है, 90 तक मिल सकता है, तो सेफ लिमिट बढ़ जाएगा। तो इसी सेफ लिमिट को बढ़ाने के लिए हम लोग बैंग्ड कर देते हैं। और बैंग्ड करने से कैसे सेफ लिमिट बढ़ जाता है वो आप देखो। हटाएं इसको, ये तो विदाउट बैंकिंग वाली बात हो गई। अब देखो तुम्हें कैसे हम लोग ये देखते हैं कि सेफ लिमिट कैसे बढ़ जाए। सेफ लिमिट बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो इसको हटा रहा हूं मैं। अब जरा बैंक्ड रोड की अब हम लोग देखो क्या रिक्वायरमेंट है। 50 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन मिल रहा था टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न, जो ले रहे थे सर्कुलर टर्न उसके सेंटर की तरफ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो भाई बैंकिंग कर दिया। कितने एंगल से? 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, इसी टाइप से बैंकिंग करते हैं। इस पे ये व्हीकल है, ठीक है भाई। अब ये टर्न लेगा तो ये हॉरिजॉन्टल टर्न में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये टर्न लेना चाहेगा। ये भी हॉरिजॉन्टल है भाई, लेकिन अब हम लोगों ने बैंक कर दिया है, इसलिए व्हीकल तो यहाँ है और ये इस तरह से इस पे टर्न ले रहा है। इस तरह से ये व्हीकल है। अब इस पे लगने वाले फोर्स का एनालिसिस करें हम लोग, तो फोर्स का एनालिसिस करते हैं। चलो ग्रीन कलर से दिखाते हैं। इसका फोर्स एक लगा mg डाउनवर्ड में, ये हॉरिजॉन्टल रोड था और डाउनवर्ड में ये वेट फोर्स लग गया। और क्या लगा भाई, तो नॉर्मल लगा ऐसे, ये लग गया नॉर्मल, क्योंकि भाई इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, बैंक्ड रोड का इंक्लाइन ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर ये लग गया नॉर्मल। मान लो एंड एस, ध्यान देना एंड एस लग गया, जो कि वर्टिकल से कितने एंगल पे है भाई, तो वर्टिकल से ये थीटा एंगल पे है। क्यों भाई, कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अरे भाई ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है, लेकिन ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि इंक्लाइन पे नॉर्मल। तो ये 90 डिग्री है, टोटल 180 में से ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, थीटा होगा भाई। तो ये वाला थीटा है। अब ध्यान दो इस पे, और फोर्स एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो देखा जाए भाई, और अगर हम लोग फोर्स एनालिसिस करें इसका, तो इस नॉर्मल का देखो एक कंपोनेंट है अपवर्ड, वो है एन डैश कॉस थीटा, वो है एन डैश कॉस थीटा। ध्यान से समझना, ये इधर हो गया एन डैश कॉस थीटा, नहीं दिखेगा तो बताना भाई। और एक इधर कंपोनेंट हो गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलेशन, वो है एन डैश साइन थीटा। ये जो एन डैश साइन थीटा है, इसी को रिजॉल्व किया है, एन डैश वाले को रिजॉल्व किया है, एन डैश कॉस थीटा, एन डैश साइन थीटा। एन डैश साइन थीटा हमें सेंट्रिपिटल मिल रहा है, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर नंबर 1 एन डैश साइन थीटा। मान लो इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है 40 न्यूटन, एन डैश साइन थीटा हमें मिल रहा है 40 न्यूटन। मान लो एन डैश साइन थीटा कुछ भी मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू छोड़ देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिखते हैं। एन डैश साइन थीटा अपना कुछ फिक्स वैल्यू हो गया, मान लिया ये 40 न्यूटन है। तो एक तो ये मिल गया सेंटर की तरफ, सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इसको तो इसी सर्कल पे टर्न लेने हैं भाई, इसी सर्कल पे टर्न लेने हैं, तो इसको एक तो सेंटर की तरफ मिल गया। दूसरा एक और फोर्स मिलेगा, एक और फोर्स क्या मिलेगा भाई, तो एक और फोर्स मिलेगा फ्रिक्शन का। वो कैसे, वो जरा समझा जाए कैसे। तो वो फ्रिक्शन का कैसे मिलेगा, तो वो देखो यहाँ पे जब ये टर्न लेगा हाई स्पीड से टर्न लेगा, तो टर्न लेगा तो फ्रिक्शन इस पर ऐसे लगेगा, क्योंकि जब हाई स्पीड से टर्न लेगा तो स्किडिंग आउटवर्ड जाने का टेंडेंसी होगा। हाई स्पीड पे गए ऐसे टर्न ले रहे हैं तो आउटवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में।
ये लगा तुम्हारा फ्रिक्शन। ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन की ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई स्किडिंग वाली बात नहीं सोच रहे हैं। स्किडिंग हो गया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। स्किडिंग से थोड़ी हम स्किडिंग का काम ही नहीं कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन लगा जिसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ होता है भाई। कुछ क्या होता है? तो एफ एस मैक्स का वैल्यू जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं म्यू एस इंटू एन डैश। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन भाई। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन जब ये हाई स्पीड पे टर्न लेगा तो ये जो फ्रिक्शन है इसका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, दूसरा कंपोनेंट इधर काम करेगा। और जब हमें मैक्सिमम चाहिए तो एक तो मिल गया हमें फ्रिक्शन का कंपोनेंट। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो फ्रिक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट मिलेगा टूवर्ड्स सेंटर। तो टूवर्ड्स सेंटर हमें एफ फ्रिक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट भी मिलेगा और ये एन डैश साइन थीटा मिलेगा। ये दोनों मिलेगा और ये दोनों ही हमें प्रोवाइड करेगा मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल ध्यान से समझने की ज़रूरत है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब ये फ्रिक्शन जो 50 न्यूटन का मैक्सिमम वैल्यू अगर था तो 50 का कुछ कंपोनेंट तो इधर होगा, मान लो 30 न्यूटन। तो जो एफ एस कॉस थीटा है वो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा भाई? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिल सकता है वो मिल सकता है जब ये लिमिटिंग लगे और उसका कॉस थीटा कंपोनेंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई? तो म्यू एस इंटू एन डैश लगेगा और उसका कॉस थीटा कंपोनेंट। ये है मैक्सिमम वैल्यू जो मिल सकता है इसको टुवर्ड्स सेंटर फ्रिक्शन के चलते। और ये तो फ्री में मिल गया, ये तो फ्री में मिल गया भाई। जैसे ही बैंक्ड रोड पे आया व्हीकल, इसको फ्री में मिलेगा ये एन डैश साइन थीटा। इसलिए अब इफ वी मैक्स इज द मैक्सिमम सेफ लिमिट, if V max is the maximum safe limit for turning। अब टर्निंग के लिए ये अगर मैक्सिमम सेफ लिमिट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। ये जो मैक्सिमम जो हमारा स्पीड पे टर्न ले रहे हैं ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिस स्पीड पे हमारा ये पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है। मीन्स सबसे ज़्यादा हमें फोर्स क्या मिल सकता है? तो सबसे ज़्यादा फोर्स मिल सकता है हमें एन डैश साइन थीटा, एक जो फ्री का मिला है, और दूसरा मिल सकता है लिमिटिंग वैल्यू का कॉस थीटा कंपोनेंट, दैट इज म्यू एस एन डैश और कॉस थीटा। ये हमें मैक्सिमम फोर्स मिल सकता है टूवर्ड सेंटर। जब ये मैक्सिमम फोर्स जब मिले उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगा दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड। अगर हमें मैक्सिमम 40 प्लस मान लो 30 70 मिल सकता है, तो जब 70 ये हो उस समय का जो स्पीड होगा दैट इज द मैक्सिमम। क्योंकि हमें एन डैश साइन थीटा 40 मिल चुका है, इसका मैक्सिमम मान लो 30 कंपोनेंट है तो 40 तो ये फिक्स्ड है और ये मैक्सिमम 30 कर सकता है, तो 70 तो मैक्सिमम मिल सकता है। तो 70 के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड चाहिए वही है मैक्सिमम स्पीड। तो एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा भाई? तो ये डेरिवेशन जो ऐसे ही करते हैं हम लोग 11th क्लास में भाई, तो आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानोगे तो ही इसके रीजनिंग समझ पाओगे। रीजनिंग आएगा 1 मार्क्स का, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आप इसके डेरिवेशन में जो क्लू पॉइंट्स हैं उनको जानते हो, तभी ये क्लियर कर पाएंगे। तो चलो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो भाई ये यहाँ तक हो गया। अब जरा मैं आगे बढ़ाऊँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात समझ चुके थे तुम। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे ये एन डैश के कॉरस्पॉन्डिंग। वो जरा देखो, वर्टिकल में इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वर्टिकल में इक्वेशन लिखते हैं। अब वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है भाई। वर्टिकली थोड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में है। जो हो रहा है एक्सेलरेशन वो हॉरिजॉन्टल में हो रहा है टूवर्ड सेंटर, तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है। इसलिए बोल सकते हैं कि जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड
फोर्स है, नेट फोर्स इज 0। बोलो ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, नेट फोर्स 0। तरुण वर्टिकली थोड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए वर्टिकली अपवर्ड में 10 न्यूटन तो डाउनवर्ड भी 10 न्यूटन, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल देयर इज नो एक्सेलरेशन। जो भी हॉरिजॉन्टल टर्न ले रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेटेड है, वर्टिकल एक्सेलरेशन इज 0। ये बात समझ रहे हैं सारे लोग? बोलो भाई। भुवनेश का तो आवाज़ नहीं आता है। तरुण समझ रहे हो? चलो तो हम लोग अपवर्ड फोर्स क्या क्या है बताओ। एन डैश कॉस थीटा। डाउनवर्ड में क्या है? एम जी प्लस फ्रिक्शन का इधर का कंपोनेंट एफ एस मैक्स, और ये हो जाएगा कितना भाई? इधर था हमारा कॉस थीटा, इधर है हमारा साइन थीटा। भाई ये वाला थीटा है, ये वाला जब थीटा है तो ये एफ एस मैक्स कॉस थीटा और इधर एफ एक्स मैक्स साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू एस इंटू एन डैश साइन थीटा। ये मिल गया तुम्हें इक्वेशन नंबर 2। यही 2 इक्वेशन है और तुम्हें वी मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर देने हैं। यही 2 हैं और तुम्हें वी मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर देने हैं। तो देखो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। इस एन डैश को एक साथ करो और एम जी को छोड़ दो एक साथ। तो अगर मैं बोलूँ कि एम जी इज़ इक्वल टू क्या हो गया भाई? तो एन डैश कॉस थीटा, एन डैश कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। एम जी इज इक्वल टू एन डैश कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एन डैश कॉमन ले लिया। इस वाले में भी मैं एन डैश कॉमन ले सकता हूँ भाई। तो वो क्या हो जाएगा? एन डैश कॉमन लिया तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं। क्या मिला भाई? तो एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। ये मिला है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? तो सब क्लियर। यही तो मेन चीज़ था। अब देखो मैं तुम्हें ऑप्टिमम स्पीड का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और मैक्सिमम सेफ लिमिट का भी कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। बैंक्ड होने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि अब जो नॉर्मल रहेगा उसका एक कंपोनेंट फ्री में टूवर्ड सेंटर मिल रहा है, टूवर्ड सेंटर मिल रहा है भाई। तो एन डैश साइन थीटा तो हमें भाई फ्री में मिल रहा है बोनस की तरह, और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो तो हमें मिलेगा भाई। तो मैक्सिमम तो ये तो फिक्स्ड है। इधर वाला हमारा मैक्सिमम जब मिलेगा जब वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा। तो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, और तब देखते हैं कितना मैक्सिमम मिल सकता है। तो मैक्सिमम फोर्स जो मिल सकता है वो है एन डैश साइन थीटा और प्लस है म्यू एस एन डैश कॉस थीटा। यही मैक्सिमम फोर्स टुवर्ड्स सेंटर मिल सकता है। और ये मैक्सिमम फोर्स टुवर्ड्स सेंटर मिला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगा डैट विल बी द मैक्सिमम सेफ लिमिट। क्योंकि उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाया तो इससे ज़्यादा तो तुम्हें मिल नहीं सकता, तो स्किडिंग हो जाएगा। तो ये हमने एक इक्वेशन लिखा। दूसरा वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकली देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑन द व्हीकल, इसलिए जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स। एन डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू ये। अब इन दोनों को सॉल्व कर देने हैं। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, इधर को मैं हटा दे रहा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब ज़रा देखें हम लोग। चलो देखो, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 1 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दें, क्योंकि एन डैश इधर भी हम लोग कॉमन ले चुके थे ना। एन डैश कॉमन लिए थे, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। एन डैश है कॉमन, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो एम वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई करूँगा वो एम जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू। अब ये डिवाइडेड बाई एन डैश कैंसिल, हमें एन डैश तो चाहिए ही नहीं, हमें तो इन्हीं सब में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ लिखूँगा मैं साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, और ये हो गया कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एस साइन थीटा। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिकॉल कराने के लिए मैं ये डेरिवेशन करा दिया तुम्हें, अदरवाइज ज़रूरत
नहीं पड़ती है। चलो यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे भाई, तो दोनों तरफ हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में समझो कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। कॉस थीटा से डिवाइड करने पे स्टैंडर्ड आ जाएगा। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हें tan थीटा प्लस आ जाएगा म्यू एस। कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 और माइनस म्यू एस tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा mm कैंसिल हो गया और वी मैक्स स्क्वायर आ जाएगा। वी मैक्स स्क्वायर ये आर जी जो है वो आर जी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आर जी मल्टीप्लाई हो गया और वी मैक्स लिख रहे हो इसलिए तुम्हें अंडर रूट लिखने पड़ेंगे। बात हो गया ख़त्म। यही है अपना मैक्सिमम सेफ लिमिट, ये है मैक्सिमम सेफ लिमिट। तरुण समझ में आया? ये 11th में जनरली बच्चे कम समझ पाते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। फ़िलहाल ये मिला हमें n sin थीटा और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल करके जो स्पीड दे दे वही मैक्सिमम स्पीड है। उससे ज़्यादा स्पीड पे जो टर्न लेगा तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स बढ़ जाएगा, जो कि मिल नहीं पाएगा, और मिल नहीं पाएगा तो स्किडिंग हो जाएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम सेफ लिमिट दैट ए व्हीकल कैन टेक ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड। अब बात करेंगे ऑप्टिमम स्पीड की। ऑप्टिमम स्पीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर मैं अब हटा रहा हूँ, ये मैक्सिमम सेफ लिमिट का डेरिवेशन था, हम लोगों ने निकाल लिया। अब मैं बात करूँ ऑप्टिमम स्पीड की। चलो भाई ऑप्टिमम स्पीड की बात करते हैं। ध्यान देना, सेम डायग्राम, हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल से बैंक्ड कर दिया, थीटा एंगल का बैंकिंग हुआ, और यहाँ व्हीकल था, इधर से मिला था इसको n sin थीटा फ्री में, n डैश sin थीटा जो मिला फ्री में, और इधर था हमारा n डैश cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड, और n डैश था इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि n डैश को ही तो रिजॉल्व किया था, और इसी के अगेंस्ट था हमारा ये mg। और जो फ्रिक्शन लग रहा था भाई, जो फ्रिक्शन लग रहा था वो हम लोग देखें कि फ्रिक्शन तो भाई इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर है, इसी का एक कंपोनेंट इधर मिलता है और दूसरा कंपोनेंट इधर मिलता है, जो कि इधर फ्रिक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट होता है, और क्योंकि ये एंगल थीटा है इसलिए इधर होता था फ्रिक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट। ये डायग्राम क्लियर है भाई, ये वर्टिकल लाइन है, ये डायग्राम क्लियर है सबको। मैं ऑप्टिमम स्पीड का कॉन्सेप्ट जो कम समझते हैं बच्चे वो क्लियर करने जा रहा हूँ भाई। आगे बढ़ें तरुण, आगे बढ़ूं भाई। तरुण आवाज़ आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ऑप्टिमम स्पीड क्या है। n डैश साइन थीटा फ्री में मिला हुआ फ्रिक्शन का कंपोनेंट, फ्रिक्शन कॉस थीटा सेंटर की तरफ मिलता है, रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स, और इधर मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट। ऐसा मैं बना रहा हूँ ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। n डैश साइन थीटा फ्री है वो 40 मिलेगा ही। चलो स्पीड इधर लिख देता हूँ, एक और कॉलम बनाता हूँ स्पीड का। स्पीड हमने रखा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे हमने टर्न लेना चाहा। रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स है मान लो 20 या 30 न्यूटन। 20 किलोमीटर पर आवर पे टर्न लेंगे तो 30 न्यूटन का रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स है, ठीक है। लेकिन हमें 40 न्यूटन मिल रहा है फ्री में, 40 न्यूटन फ्री में मिल रहा है, लेकिन चाहिए 30 ही, तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। इस कंडीशन में जब 20 पे टर्न ले रहे हो तो हमें रिक्वायर्ड ही है 30 न्यूटन, जबकि 40 तो फ्री में मिलता है टुवर्ड्स द सेंटर।
तो ये फ्रिक्शन का इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा 10 न्यूटन, और इस तरह से तुम्हें नेट जो 30 चाहिए था, 20 चाहिए था, नेट 30 न्यूटन चाहिए था, वो 30 न्यूटन मिल जाएगा। और नो स्किडिंग, रिजल्ट क्या है? सेफ टर्निंग। रिजल्ट क्या है भाई? सेफ टर्निंग, स्किडिंग नहीं होगा। हमने स्पीड बढ़ाया, अब 30 किलोमीटर पर आवर से टर्न ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। मान लो अब रिक्वायरमेंट है 38 न्यूटन का, कैसे मिलेगा 38 न्यूटन भाई? इसको तो 40 देने का आदत है, एंड साइन थीटा वो तो 40 फ्री का है, वो तो देगा ही। तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई? तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, सच दैट कि इधर का कंपोनेंट 2 हो जाए, और ये 40 - 2 38 मिल जाएगा। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट 2 मिला, इसको मैं -2 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है, इसका कंपोनेंट इधर लग रहा है, और इससे हमें मिल जाएगा 38। और अभी भी ये क्या रहेगा भाई? सेफ टर्निंग। रमेश जो कि व्हीकल चला रहा था, उसका मन में और स्पीड बढ़ाया 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर किया, तो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स बन गया मान लो 40 न्यूटन, मान लो 40 न्यूटन। तो फ्री में ही 40 न्यूटन मिल रहा है, एंड साइन थीटा, एंड साइन थीटा चाहिए भी 40 न्यूटन, मिल भी रहा है 40 न्यूटन ये फ्री का। तो फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन वैल्यू रखेगा अपना 0। हमें नहीं चाहिए भाई, 40 मिल रहा है, 40 ही चाहिए, तो 0, और ये सेफ टर्निंग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मन में और विचार आया कि नहीं भाई, ये तो कम से कम 70 तो चलूँगा, 70 किलोमीटर पर आवर। रिक्वायर्ड बन गया हमारा मान लो 46 न्यूटन। ठीक है भाई, रिक्वायरमेंट ये है, तो 40 तो फ्री का मिल रहा है, अब 6 चाहिए, फ्रिक्शन देगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा और इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 6। ये इधर लगेगा 8 या 9, लेकिन इसका कंपोनेंट जो इधर होगा वो होगा 6, वो 6 कंपोनेंट मिल जाएगा, ये कंपोनेंट 6 मिल जाएगा, और इस तरह से इसको 46 न्यूटन प्रोवाइड हो जाएगा, और ये सेफ रहेगा टर्निंग। और मन में विचार आया कि भाई क्यों ना 90 किलोमीटर पर आवर का काम किया जाए। तो 90 किलोमीटर पर आवर पे रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया। मान लो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफएस मैक्स μs × n डैश, वो मान लो कि ये है 35 न्यूटन, जिसका इधर का कंपोनेंट मैक्सिमम हो सकता है। ये जो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ मिलेगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट, फ्रिक्शन कॉस थीटा, वो मान लो मैक्सिमम तुम्हें मिल रहा है 30 न्यूटन, मान लो ऐसा। ये तो इंक्लाइन प्लेन है। तो रिक्वायरमेंट हो गया, मान लो इतना स्पीड बढ़ाया, रिक्वायरमेंट हो गया 56 न्यूटन का, तो 40 तो भाई फ्री में मिलेगा। अब कितना चाहिए? 40 तो मिल गया, अब 16 और चाहिए, तो 16 ये मिल सकता है ना भाई, मिल सकता है, मैक्सिमम तो 30 मिल सकता है, तो 16 इसको मिल जाएगा, और इस तरह से ये क्या करेगा? ये सेफ टर्निंग हो जाएगा। मन में और विचार आया, 120 का स्पीड पहुंचाया, और रिक्वायरमेंट अब बन गया और ज़्यादा भाई। कितना बन गया भाई? तो अब मान लो 76 बन गया। अब जब 76 बन गया तो 40 तो ये फ्री का बोनस मिलता ही है। अब तुम्हें कितना चाहिए भाई? तो अब चाहिए कितना? 40 है, 76 चाहिए, यानी 36 चाहिए। चलो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, इसको थोड़ा सा अगर मैं कम कर दूँ, मान लो 72 न्यूटन चाहिए, 40 मिल चुका है, 32 और चाहिए था, 32 मिल जाएगा। कौन देगा भाई? यही फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट 32 न्यूटन तक तो ये प्रोवाइड, ये कितना हो गया? 32 तो नहीं मिल पाएगा। 40 एंड 72 में 32 चाहिए, 32 तो नहीं मिल पाएगा भाई। तो चलो अगर मैं बात करूं 70 का, रिक्वायर्ड मान लो 70 न्यूटन है, तो ये 30 न्यूटन इसको मिल जाएगा, 30 न्यूटन ये दे देगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा क्योंकि 40 फ्री का मिला है, 30 न्यूटन हमने फ्रिक्शन का कंपोनेंट दे दिया, 70 का रिक्वायरमेंट बना था, 70 का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। ये आ जाएगा इस कंडीशन में कि देखो भाई ये 30 मैक्सिमम मिला, जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तब ये 30 मिलेगा इसको, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है तो ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग भी आ जाएगा, इसलिए ऐसे कंडीशन में ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग भी हो जाएगा। इससे थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ाया, 120 से ज़्यादा 121 भी किया, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स हो गया 71 न्यूटन,
ये तो 40 फ्री का देगा बट ये नहीं दे पाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन और ये स्किडिंग हो जाएगा। यहाँ तक तो सेफ, ऑलमोस्ट सेफ था, यहाँ पे ऑन द वर्ज हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ है ऑन द वर्ज। रिजल्ट तो इधर लिख रहे हैं ना भाई, तो ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग। अब इस कंडीशन में जब 71 न्यूटन चाहिए था, 40 मिल चुका है, अब ये नहीं मिल पाएगा, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और ऐसे कंडीशन में इसको भगवान भी नहीं बचाएंगे, स्किडिंग हो जाएगा। सो मैक्सिमम सेफ लिमिट क्या था भाई? तो मैक्सिमम सेफ लिमिट था तुम्हारा 120। जो मैक्सिमम सेफ लिमिट निकाला है ये वही 120 है जो अभी डिराइव किया था, ये जो अभी ऑब्टेन किया था वो ये है मैक्सिमम सेफ लिमिट। जब हमें n sin थीटा भी मिलता है, पूरा का पूरा मिला हुआ होता है, और फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू लग करके म्यू एस इंटू एन डैश लग करके जो कंपोनेंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मान लो ये कितना न्यूटन था? 35 न्यूटन, उसमें से ये वाला मिल सकता है तुम्हें 30। इस 35 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंपोनेंट 30 न्यूटन वो मैक्सिमम मिला हुआ है, 30 न्यूटन ये वाला। और इस कंडीशन में 70 न्यूटन प्रोवाइड हुआ क्योंकि ये 70 न्यूटन का रिक्वायरमेंट बना था 120 के स्पीड पे। सो 120 किलोमीटर पर आवर पे भी टर्न लोगे तो तुम सेफ टर्न रहोगे। 120 से थोड़ा भी कम किया सेफ हो, 120 से ज़्यादा थोड़ा भी किया स्किडिंग है, 120 करोगे ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग आ जाओगे। तो ये है मैक्सिमम सेफ लिमिट जिसका हम लोगों ने डेरिवेशन अभी किया, वो ये है, यही है वी मैक्स, यही है तुम्हारा मैक्सिमम सेफ लिमिट। मैक्सिमम सेफ लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला हो गया, ये ध्यान देना। एक ये इसमें नोटेबल हो गया, ये रो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। 120 इज़ द मैक्सिमम सेफ लिमिट। और दूसरा रो क्या इंपॉर्टेंट है? जब फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 रखे। जब 50 किलोमीटर पर आवर पे टर्न ले रहे थे तो हमारा रिक्वायरमेंट भी 40 था और फ्री का 40 मिल रहा था, फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 रखा था और ये भी सेफ टर्न था। ये जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड। ये जो है वो है ऑप्टिमम स्पीड। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आया है स्पीड वो है हमारा ऑप्टिमम स्पीड। मीन्स ये वो स्पीड है जिस पे हमें फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं रहता। जो एन डैश साइन थीटा है वो अकेले ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्पीड पर का वो देता रहता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी 40 का है और 40 हमें एन डैश साइन थीटा मिल रहा है और फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 रखा है। तो कई बार 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्पीड पे ये बैंक्ड रोड अगर स्मूथ भी हो तो भी व्हीकल सेफली जा सकता है, टर्न ले सकता है। स्मूथ बैंक्ड रोड, टर्निंग और सेफ, स्किडिंग ना हो, वो कौन सा स्पीड होगा? तो वो होगा ऑप्टिमम स्पीड। क्योंकि ऑप्टिमम स्पीड पे अगर ये 50 पे टर्न लिया, ऑप्टिमम स्पीड पे टर्न लिया तो इसको कोई फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है और ये जेंटली टर्न लेकर के चला जाएगा, क्योंकि जितना इसको फ्रिक्शन चाहिए था वो एन डैश साइन थीटा ही प्रोवाइड कर देगा और ये सेफली निकल जाएगा। दिस इज़ द ऑप्टिमम स्पीड। इसको हम लोग दूसरे वर्ड में करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग भी बोलते हैं। करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग वो स्पीड है जिस स्पीड पे टायर में रोड पे घिसने का टेंडेंसी, रब करने का टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन करने का टेंडेंसी नहीं होता। जब टायर में फ्रिक्शन लेने का टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हमें 40 जो चाहिए था मिल रहा है, तो जब फ्रिक्शन लेने का टेंडेंसी नहीं है, रिलेटिव मोशन कराने का टेंडेंसी नहीं, तो रबिंग टेंडेंसी नहीं है, तो टायर मिनिमम वियर एंड टियर वाले कंडीशन में होगा, सबसे कंफर्टेबल जोन में होगा, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में टायर होगा, कोई टेंडेंसी ही नहीं है स्लिपिंग का। तो उसको बोलते हैं करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग, मिनिमम वियर एंड टियर कंडीशन फॉर द टायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? तरुण बोलो, क्लियर हुआ भाई? युवराज क्लियर हुआ?
1 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ेगा, स्लाइड डिस्टरबेंस है नेटवर्क में। तरुण समझ गए हो यहाँ तक? तरुण, अरे यहाँ तक समझे? चलो बहुत बढ़िया। d3x/dt3। अच्छा, ट्रिपल डिफरेंशिएशन ना हो। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक तो क्लियर है? ऑप्टिमम स्पीड का मीनिंग समझ गए? बोलो भाई। तरुण क्लियर है ना यहाँ तक? युवराज बोल भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा? क्या कह रहे हो? सर अगर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए तो किस डायरेक्शन में लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन 2 तरह से आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन किधर, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ है? करेक्ट स्पीड का मीनिंग समझ में आया? करेक्ट स्पीड इज दैट स्पीड ऑफ टर्निंग एट विच देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। इवन स्मूथ बैंक टर्न होगा तब भी ये टर्न ले सकता है अगर इस स्पीड पे टर्न ले तो। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं डायरेक्शन बताऊंगा भाई फ्रिक्शन का क्या है। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, ये मैं मिटा दूँ। काइनेटिक फ्रिक्शन का अभी मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर होगा। अभी देखो, अभी भी कहानी इसकी ख़त्म नहीं हुई है। देखो, ये व्हीकल टर्न ले रहा था इस सर्कुलर टर्न में, जो कि हॉरिजॉन्टल में टर्न था, क्योंकि ये बैंक्ड रोड इस तरह से था भाई, जा रहा था। तो ये, अब ध्यान देना, करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग यानी ऑप्टिमम स्पीड होता कितना है ये भी निकालने को आता है। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा जो v²/rg आया था ना उधर बैंकिंग वाले में, ये बेंडिंग में, वही है इसका भी एक्सप्रेशन। करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग दैट इज ऑप्टिमम स्पीड जो होगा वो होगा rg tan θ√। याद रखने के लिए, लेकिन कैसे वो मैं दिखा रहा हूँ अभी। कैसे वो देखो, n डैश cos थीटा, इधर है n डैश sin थीटा, इधर है तुम्हारा फ्रिक्शन होता था, चलो कोई बात नहीं है, इधर एक mg होता था। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भाई, करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग पे मैं निकालने जा रहा हूँ। करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग यानी ऑप्टिमम स्पीड क्या है? एट ऑप्टिमम स्पीड दैट इज करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग। करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग पे क्या होगा? तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 रखेगा, नो रिक्वायरमेंट। तो इस कंडीशन में बताओ, सिर्फ n sin थीटा ही तो दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग बोलेंगे कि इस कंडीशन में अगर vc करेक्ट स्पीड है, ऑप्टिमम स्पीड है, तो mvc²/r इज n डैश साइन थीटा। यही प्रोवाइड कर रहा है ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और फ्रिक्शन अपना वैल्यू रखा है 0, इसलिए इसको भूल जाओ। और अब फ्रिक्शन का इधर भी कंपोनेंट नहीं, n डैश cos थीटा इज बैलेंसिंग वेट। सो वेट इज इक्वल टू n डैश cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 ये कब है भाई? कि जब फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है और ऑप्टिमम स्पीड है। रेशियो ले लिया जाए इन दोनों का, तो हमें मिल जाएगा इधर tan थीटा और इधर मिल जाएगा mm कैंसिल होगा और वही vc²/rg। तो vc इज़ द करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग, और ये करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग कितना हुआ vc? तो भाई rg tan θ√। ये समझ गया करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग। अगर तुमने 20 डिग्री पे या 10 डिग्री पे बैंकिंग किया है तो करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग हो जाएगा, r का वैल्यू 10 मान लो रखते हैं, g का वैल्यू मान लो 10 रखते हैं, 10 मीटर का रेडियस था g का वैल्यू, और
10, अगर 10 डिग्री पे टर्न लियो तो 10 डिग्री का वैल्यू रखो, जो आएगा वही हो जाएगा करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग। चलो ऑप्टिमम स्पीड समझ में आया, एक्सप्रेशन ऑप्टिमम स्पीड का एक्सप्रेशन समझ गए? युवराज बोलो, क्लियर है? ऑप्टिमम स्पीड का ये एक्सप्रेशन है और मीनिंग क्या है? ये वो स्पीड है जब हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि n डैश साइन थीटा अलोन सफिशियंट है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक है भाई, ये समझ गए, इसको नोट कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें फ्रिक्शन का जो चक्कर था वो ज़रा देखो। टर्निंग ले रहा है भाई, इस हॉरिजॉन्टल टर्न पे ले रहा है ये, और देखो ऐसे लगा था n डैश, इधर का कंपोनेंट था n डैश कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट मिला था n डैश साइन थीटा, जो कि फ्री में इसको मिल रहा था। चलो बहुत बढ़िया, और ये mg लग रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ टर्निंग इज ग्रेटर देन vc देन फ्रिक्शन इज डैश डैश डैश। कैसा है फ्रिक्शन, स्टैटिक है कि काइनेटिक है और किस डायरेक्शन में है? बताओ भाई, स्टैटिक है कि काइनेटिक है और किस डायरेक्शन में है? रिया बताओ। इफ स्पीड इज ग्रेटर देन करेक्ट स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेटर देन n डैश साइन थीटा होता है। याद होगा, ज़्यादा टेबल याद है? टेबल याद है भाई? अगर हमारा करेक्ट स्पीड से ज़्यादा है स्पीड ऑफ टर्निंग तो हमें फ्रिक्शन चाहिए इस डायरेक्शन में। करेक्ट स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे टर्न ले रहे हो तो ज़्यादा चाहिए। जो n डैश साइन थीटा था फ्री का तो करेक्ट स्पीड पे लग जाता है उतना, लेकिन उससे ज़्यादा पे स्पीड रखा है, करेक्ट स्पीड से ज़्यादा टर्निंग स्पीड है तो हमें ज़्यादा चाहिए सेंटर। तो n डैश साइन थीटा जो फ्री का है 40 वो तो देगा, फ्रिक्शन हमें चाहिए इस डायरेक्शन में, तो ज़्यादा स्पीड पे फ्रिक्शन हमें चाहिए इस डायरेक्शन में भाई। तो इस डायरेक्शन में तब मिलेगा जब ये डाउन द इंक्लाइन लगे, फ्रिक्शन जब डाउन द इंक्लाइन लगेगा तभी इधर कंपोनेंट मिलेगा। क्लियर है? बोलो भाई। तो इस कंडीशन में हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल इज मोर देन n डैश साइन थीटा, सो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा और उसी का एक कंपोनेंट जो होगा वो हमें इधर मिलेगा और वो एडअप होकर के, मान लो 50 न्यूटन की ज़रूरत है, 40 ये था तो 10 ये मिलेगा, हमें फ्रिक्शन देगा। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ये ध्यान रखना। एंड इट्स कंपोनेंट टूवर्ड्स सेंटर, फ्रिक्शन का ही कंपोनेंट टूवर्ड सेंटर विल कंट्रीब्यूट इन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब n डैश साइन थीटा और प्लस चाहिए। n डैश साइन थीटा तो फ्री में मिल ही रहा है और प्लस जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा वो हमें मिलेगा। तो ये डाउन द इंक्लाइन लगेगा तब। ठीक है भाई। क्वेश्चन आ जाए अगर मान लो इफ स्पीड ऑफ टर्निंग इज लेस देन करेक्ट स्पीड, तो क्या होगा? लेस देन करेक्ट स्पीड है तो क्या होगा? इसका मतलब कि रिक्वायरमेंट जो है mv²/r वो लेस देन n डैश साइन थीटा है। 40 न्यूटन जो मिल रहा था, अब हमें कम स्पीड है भाई, अब हमें 20 न्यूटन ही चाहिए। तो ये तो 40 दे रहा है तो इधर चाहिए ना 20, जिसका मतलब अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन विल बी अप द इंक्लाइन, बिलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस तो लगेगा
ये इधर फ्रिक्शन लगेगा कब? जब स्पीड ऑफ टर्निंग इज लेस देन करेक्ट स्पीड। और ये इधर फ्रिक्शन कब लगेगा भाई? फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर कब लगेगा? जब स्पीड ऑफ टर्निंग ग्रेटर देन करेक्ट स्पीड हो। ठीक है, यहाँ तक अप द इंक्लाइन लगेगा अब, तभी तो उसका एक कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर है युवराज? Yes. तनिष्का क्लियर है? बोलो। बताते नहीं हो। रिया क्लियर है? Yes. आगे बढ़ता हूँ अब। तो ये समझ गए। अब मैं बात करूँगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। किसी ने क्वेश्चन अराइज किया था, वो किधर? अरे भाई, तो पहली बात कि काइनेटिक फ्रिक्शन तब अराइज होगा जब स्किडिंग होगा। सारे लोग ध्यान से समझ लें। अगर मैं पूछूं काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा तो तुम सोच के बताओ। स्किडिंग हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा और कब होगा ये। देखो, ये तो आप नोट कर लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा और ये किस डायरेक्शन में लगेगा वो जानना चाहते हैं। चलो जानते। वही इंक्लाइंड प्लेन, वही सर्कुलर मोशन, थीटा इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, mg लगा, n डैश लगा और n डैश cos थीटा हुआ और इधर हमारा n डैश sin थीटा मिला फ्री में। और बात रह गई फ्रिक्शन का, वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ज़रूरत होगा इधर ज़्यादा देने की, इधर लग जाएगा। जब ज़रूरत होगा इससे कम देने की, इधर लग जाएगा। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग। वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना होता है? 0 से लेकर के लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। चलो अब बात करते हैं हम लोग स्किडिंग की। तो देखो भाई, अभी हम लोग के एग्जाम्पल में करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग था 50 किलोमीटर पर आवर, जिस पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था 40 न्यूटन, जो कि फ्री में हमें मिल रहा था, n डैश साइन थीटा दे रहा था। करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग। मैक्सिमम सेफ स्पीड जो आया था वो था 120 किलोमीटर पर आवर और इस पे हमारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो बना था वो 70 न्यूटन बना था, जो कि कैसे मिला था भाई? तो n डैश साइन थीटा ने दिया था 40 न्यूटन और 30 न्यूटन दिया था एफएस मैक्स का कॉस थीटा कंपोनेंट, यानी कि n डैश साइन थीटा जो था वो 40 न्यूटन था और ये वाला 30 न्यूटन था। ये वाला वैल्यू कितना था? 30 न्यूटन और ये मिल करके हो गया था 70 न्यूटन। याद है? दिस इज मैक्सिमम सेफ लिमिट। बोलो भाई, ऐसा क्लियर है यहाँ तक? ये करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग, फ्रिक्शन का वैल्यू 0। अरे बोलो भाई बोलो। रिया क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक। अब देखो फ्रिक्शन काइनेटिक कब आएगा? काइनेटिक दो कंडीशन में आएगा। इफ स्पीड ऑफ टर्निंग स्पीड जो है तुम्हारा, टर्निंग स्पीड इज ग्रेटर देन वी मैक्स हो जाए, 120 से भी ज़्यादा हो जाए, तुम 140 पे टर्न लेना चाहोगे। ठीक है भुवनेश, 140 पे टर्न लेना चाह रहे हो। पता नहीं, चलाने वाला नशा में आ गया, लगता है उसको पता ही नहीं है कि कितने स्पीड पे जा रहे हैं। 140 पे टर्न लेने के लिए स्टीयरिंग मोड़ दिया, भाई सेफ लिमिट से तुम क्रॉस कर गए। तो अब क्या होगा? तुम्हें चाहिए ज़्यादा, मिल नहीं रहा है तो स्किड करोगे, क्योंकि भाई देने के चक्कर में मैक्सिमम देने के चक्कर में फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, तुम्हारा फ्रिक्शन इधर लगेगा मैक्सिमम देने के चक्कर में। लेकिन मैक्सिमम देते हुए में भी ये प्रोवाइड नहीं कर पाया। 120 तक रहता, प्रोवाइड कर दिया होता
लेकिन 120 से एक्सीड कर गया, प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू रोड इधर जाने का टेंडेंसी रखेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा और ये स्टैटिक बन जाएगा काइनेटिक। कब भाई? जब स्पीड ऑफ टर्निंग इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सेफ लिमिट। ऐसा हुआ तो हमारा एफएस जो फ्रिक्शन स्टैटिक था वो बन जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और ये व्हीकल इधर जाने लगेगा, रिलेटिव मोशन व्हीकल का आउटवर्ड होने लग जाएगा। रिलेटिव मोशन आउटवर्ड, रिलेटिव मोशन ऑफ व्हीकल जो होगा व्हीकल का स्पेलिंग क्या होता है? तो व्हीकल का स्पेलिंग ये कार हो या जो भी हो, तो व्हीकल का मोशन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन आउटवर्ड जाने का होगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा और ये काइनेटिक बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। तो फ्रिक्शन विल बिकम काइनेटिक और ये लगेगा किस डायरेक्शन में भाई? तो डाउन द इंक्लाइन। लगेगा किधर? तो डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन काइनेटिक फ्रिक्शन लगने का नंबर 1 कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये था कंडीशन नंबर 1। दूसरा है कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 देखेंगे ये कब होगा? ये तब होगा आउटवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी ना होकर के इनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी हो जाए। मतलब स्पीड इज टू लेस। मान लो पंक्चर हो गया, व्हीकल गॉट पंक्चर्ड। अब इस कंडीशन में जब भाई रुक गया तो ये तो अब इंक्लाइन प्लेन पे आ गया। अब जब रुक गया है तो ये इंक्लाइन प्लेन पे आ गया। अब इंक्लाइन प्लेन पे आ गया तो इधर स्लिपिंग टेंडेंसी होगा, तो फ्रिक्शन इधर रोकना चाहेगा। ध्यान देना, फ्रिक्शन इधर ऐसे रोकना चाहेगा, ये स्लिपिंग टेंडेंसी इधर है क्योंकि भाई ये रुक चुका है, स्पीड हो गया है 0। तो भाई 0 स्पीड पे तुम इंक्लाइन प्लेन पे रखोगे, जैसे ब्लॉक को रख देते हो इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये इधर स्लिपिंग टेंडेंसी आता है भाई, mg sin थीटा लगता है इधर, और इस mg sin थीटा के चक्कर में ये स्लिप करना चाहेगा, फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा। तो अगर ये व्हीकल इतना इंक्लाइंड है, कम एंगल का इंक्लाइनेशन है, अगर कम एंगल का इंक्लाइनेशन है, ध्यान देना, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर लेस है तो इस पे ये पंक्चर होकर के भी रुका रहेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। पंक्चर होकर के ये रुका रहेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा अगर लेस है थीटा। लेस थीटा है तो उस कंडीशन में स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जो हम लोग मान लो ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ रखेंगे, लेस एंगल पे है तो ये नहीं स्लिपिंग टेंडेंसी दिखाएगा, ज़्यादा एंगल रखेंगे तो स्लिपिंग टेंडेंसी दिखाएगा। सो अगर ज़्यादा एंगल पे बैंक्ड कर दोगे, अगर ऐसे बैंक्ड कर दोगे और ऐसे बैंकिंग पे चल रहे हो और यहाँ व्हीकल आ जाए और पंक्चर हो जाए तो इसका क्या होगा? ऐसे टेंडेंसी होगा और इधर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और ये स्लिप करेगा। स्लिप करेगा तो उस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा अप द इंक्लाइन। जब स्लिपिंग टेंडेंसी, जब स्लिपिंग होने लग जाए तब काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत कम स्पीड हो या समझो 0 हो जाए तो उस कंडीशन में ये जब स्लिपिंग टेंडेंसी लाएगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। जब तक स्लिपिंग नहीं होगा तब तक स्टैटिक, स्लिपिंग हो गया तो काइनेटिक। कम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ध्यान देना, कम एंगल 10 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री अगर है तो ये पंक्चर भी हो गया तो सेफ है, स्लिपिंग नहीं होगा। इसीलिए जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, वो बैंकिंग का जो प्रॉपर एंगल होता है वो होता है 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करते। ये नहीं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री क्या कर दिए बैंकिंग, ऐसे नहीं होता है क्योंकि सबको पता है कि पंक्चर कहीं भी हो सकता है। तो आप डिज़ाइन ऐसा बनाओ, बैंक रोड का ऐसा डिज़ाइन बनाओ कि 40 डिग्री और 45 डिग्री नहीं एंगल ऑफ बैंकिंग हो। आप 10, 12, 13, 10 to 15 डिग्री एंगल सूटेबल होता है कि पंक्चर भी हो तब भी स्किडिंग ना हो, ये ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक समझ गए? बहुत ज़्यादा एंगल रखोगे तभी। अब तुमने देखा होगा सर्कस में एक होता है बड़ा सा केज में बाइक वाला आता है, बाइक चलाता है, ऐसे ऐसे करते हुए चलता है ना भाई।
बाइक ऐसे चलाता, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एंगल ऑफ बैंकिंग तो कम भी है और ज़्यादा भी है, तो उसमें उसका रिस्क होता है भाई पंक्चर होगा तो ये स्किडिंग करने का टेंडेंसी होगा, फटाफट करके वो नीचे आ जाएगा, बच जाएगा। वो उसका बैलेंस होता है कि स्किडिंग नहीं होने दे। आप ऐसे अगर ज़्यादा एंगल पे बैंक कर दिया और बाइक चला रहे हैं और पंक्चर हो जाए तो फिर वो स्किडिंग टेंडेंसी आ जाएगा, और स्किडिंग टेंडेंसी में फिर काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा। समझ गए भुवनेश? काइनेटिक कब आएगा पिक्चर में? जब तुम मैक्सिमम सेफ लिमिट से ज़्यादा पे टर्न लोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कम पे करोगे तो फ्रिक्शन इधर अपना टेंडेंसी दिखाएगा, बट एंगल ऑफ बैंकिंग इतना स्मॉल होता है कि वो स्किडिंग वाला कंडीशन जनरली नहीं रहता। लेकिन अगर स्किडिंग करने लग गया तो इधर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्लियर हो गया? बोलो भाई। भुवनेश क्लियर हुआ? यस सर।